में किस तरह से काम करता है, किस इलाकों में सरगर्म है? मेरे आने के बाद सबसे बड़ा और अहम काम ये हुआ है कि एनसीपीएल के अंदर शफाफियत बरती जा रही है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हिडन छुपा हुआ हो। हर काम सबके सामने हो रहा है और पूरी तरह से शफाफियत बरती जा रही है। भारत सरकार का जो रूल है उस रूल को पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है। किसी तरह की बदउनवानी हमारे यहाँ अब नहीं है। बदउनवानी ख़त्म हो चुकी है। हमारे जितने स्कीम्स हैं उन तमाम स्कीम्स का नफाज बिल्कुल सही तरीके से किया जा रहा है। किसी भी बड़ी से बड़ी शख्सियत की पैरवी हमारे यहाँ नहीं चलती है। जो काम सही है हम वही काम करते हैं। ऐसे कौन सी स्कीम हैं जिन्हें आप याद करना चाहेंगे ताकि आवाम तक वो स्कीम पहुंच सके? हमारे यहाँ जो स्कीम्स हैं उसमें जो सबसे अट्रैक्टिव स्कीम है वो है काबा एमडीटीपी। हम पूरे हिंदुस्तान के में कंप्यूटर सेंटर देते हैं और उस कंप्यूटर सेंटर जो हम देते हैं उसमें उर्दू की भी पढ़ाई होती है। उर्दू सॉफ्टवेयर की जानकारी दी जाती है और साथ साथ कंप्यूटर से रिलेटेड जितने जो इल्म है वो भी बच्चों को दिया जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो बच्चे हमारे यहाँ से कंप्यूटर सेंटर से पास आउट होते हैं उनको फ़ौरन नौकरी मिल जाती है। तो ये सबसे अट्रैक्टिव हमारे यहाँ का स्कीम है। इसके कंप्यूटर सेंटर में उर्दू डीटीपी के अलावा जो है डिज़ाइनिंग का भी काम सिखाया जाता है। क्या इसके साथ कोई प्रोफेशनल कोर्स को जोड़ा जा सकता है ताकि जो भी ग्रेजुएट इस कोर्स को करता है उसको आने वाले जॉब के लिए उसमें आसानी हो, जैसे टैली हो गया, इस तरह के कोई प्रोफेशनल कोर्सेज भी शुरू कर सकते हैं उसमें? करने के लिए तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास जो मैंडेट जितना है, हमें जितना परमिशन मिला हुआ है हम उतनी ही काम कर रहे हैं। आने वाले फ्यूचर में हम उसको बेहतर से बेहतर तरीका इख्तियार करेंगे। और साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हर जगह हाई टेक से पढ़ाई लिखाई हो रही है। तो एनसीपीएल की भी ये कोशिश होगी कि उर्दू के फ़रोग़ के मामले में भी हम हाई टेक का इस्तेमाल करें। और किस तरह से क्या स्कीम है जो जिससे उर्दू का फ़रोग हो रहा है? इसके अलावा हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर उर्दू सेंटर्स देते हैं जिसमें हम उर्दू का डिप्लोमा कोर्स करवाते हैं। उर्दू के अलावा अरबिक और पर्शियन का भी डिप्लोमा कोर्स करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक वेबसाइट भी है, उर्दू लर्निंग वेबसाइट, जो पूरे हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग उस वेबसाइट पे जा कर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उर्दू सीख सकते हैं। इसके अलावा हम एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करने जा रहे हैं नियर फ्यूचर में। उस पे काम चल रहा है और जल्द ही हम एक ऐसा ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं कि जिससे हर नौजवान तबका या जो स्मार्ट मोबाइल इस्तेमाल करता है वो बहुत जल्दी उर्दू लिखना पढ़ना भी सीख जाएगा, उर्दू बोलना भी सीख जाएगा। लिखना पढ़ना तो आसान है लेकिन बोलना बहुत मुश्किल है। तो इस ऐप के ज़रिए लोग उर्दू बोलना भी सीख जाएंगे। जी, अच्छा, कहाँ-कहाँ सेंटर हैं पूरे हिंदुस्तान में? इसके सेंटर कहाँ-कहाँ पे चलाए जाते हैं और कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है? ख़ास करके एक शिकायत होती है कि साउथ में जो है काफ़ी नज़रअंदाज किया जाता रहा है एनसीपीएल की जानिब से। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। सबसे ज़्यादा यूपी में हमारे सेंटर्स हैं, उसके बाद कश्मीर में हमारे सेंटर्स हैं और जो मैं नॉर्थ बिहार में, नॉर्थ जो इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में सेंटर्स हमारे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमारे सेंटर्स बहुत कम हैं। साउथ में भी हमारे सेंटर्स बहुत कम हैं। तो जहाँ जहाँ सेंटर्स हमारे कम हैं मैं वहाँ खुद जाता हूँ और वहाँ के लोगों को बेदार करने के लिए इंटरेक्टिव सेशन हम करते हैं और लोगों को बताते हैं कि हमारे स्कीम्स क्या क्या हैं और किस तरह से वो फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि अभी जो केरला में मैं आया तो केरला में एक प्रोग्राम ही था, वही इंटरेक्टिव प्रोग्राम। इस इंटरेक्टिव प्रोग्राम के ज़रिए जितने स्टेक होल्डर्स थे हमने अपने स्कीम्स की पूरी तफसीली जानकारी हमने दी और हमने उनसे कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ अप्लाई करें। और मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर सेंटर हो या उर्दू का सेंटर हो हम केरला के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दें। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि केरला के लोग बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ 100% लिटरेसी है।
तो जहाँ 100% लिटरेसी है उन लोगों के लिए उर्दू सीखना बहुत आसान काम है। उर्दू कोई मुश्किल ज़बान नहीं है कि जिसको सीखा नहीं जा सके। और यहाँ के लोगों के अंदर हौसला है, अज़्म है। वो अपने हौसले और अज़्म का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी उर्दू सीख जाएंगे और उर्दू पूरे केरला के अंदर फैलेगी। डॉक्टर अखिल साहब, एक शिकायत रहती है जो गैर उर्दूदां हैं वो उर्दू सीखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, कोई बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें ना सिखाने वाला ना कोई क्लास है। ऐसे रियासतों में जहाँ पे उर्दू कम है, जहाँ पे उर्दू मदारिस कम है, चाहे वो केरला हो या फिर गोवा हो, ऐसे बहुत सारे ऐसे रियासतें हैं वहाँ पे, लेकिन उर्दू के चाहने वाले हैं। तो कोई ऐसी स्कीम आप लाने वाले हैं जो उर्दू नॉन उर्दू वालों को जो है उर्दू से मुतारुफ करा जा सके? इनफैक्ट एनसीपीएल या जो उर्दू ज़बान है वो तमाम हिंदुस्तान के हर शख्स के लिए है, ये किसी ख़ास कम्युनिटी किसी ख़ास तबके के लिए नहीं है, सभी के लिए है। और ये हिंदुस्तानी ज़बान है, किसी ख़ास इलाके की ज़बान नहीं है। हिंदुस्तान के कोने कोने में ये ज़बान बोली जाती है और समझी भी जाती है। मैं ये चाहता हूँ कि इसको इब्तदाई लेवल पे भी ये लिखने पढ़ने का काम शुरू हो और हर शख्स को, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, उसको उर्दू सिखाया जाए। और उर्दू सिखाने के लिए जो स्कीम्स हमारे पास हैं, जिसका मैंने अभी अभी आपसे ज़िक्र किया, उस स्कीम्स को हम अच्छी तरह से नाफिज करना चाहते हैं हर जगह पे, हर हिंदुस्तान के कोने कोने में। इसके अलावा मैंने आपसे बताया कि हमारे पास एक उर्दू सीखने के लिए हमारे पास ऐप भी है, मोबाइल ऐप भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास वेबसाइट पे भी हम सिखा सकते हैं। और इसके अलावा हम उर्दू सिखाने के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं और उर्दू के कई लोगों को बेदार करने के लिए और दिलचस्पी कायम करने के लिए हम सेमिनार का भी इनेकाद करते हैं। और कल्चरल प्रोग्राम जैसे कि कव्वाली है, गज़ल का प्रोग्राम है, मुशायरे का प्रोग्राम है, इस तरह के प्रोग्राम का भी हम इनेकाद भी करते हैं। और इसके लिए हम फाइनेंशियल एड भी देते हैं अगर कोई करना चाहे तो। इसके अलावा हम किताबें भी बहुत पब्लिश करते हैं, बच्चों की किताबें पब्लिश करते हैं। और मैगज़ीन हम 4 पब्लिश करते हैं। मसलन एक सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ मैगज़ीन है वो है बच्चों की दुनिया। उसकी अशात हम तकरीबन 60,000 के लगभग करते हैं। ख़वातीन की दुनिया है जो स्पेशली औरतों के लिए है, उसी माहनामा। उसी तरह से एक माहनामा उर्दू दुनिया है जो हर शख्स के लिए है, उसमें हिंदुस्तान की तमाम ख़बरें होती हैं उर्दू से मुताल्लिक़। और रिसर्चर्स के लिए फ़िक्र व तहकीक हमारे यहाँ से सेमाही निकलता है, फोर्टनाइटली सेमाही 3 महीने पे वो एक मैगज़ीन निकलती है। तो ये सब काम हम करते रहते हैं। बच्चों के अदब पे हम सबसे ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं और बच्चों के अदब को भी हम शाये करते हैं ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू से मुतारिफ़ हो सकें, उर्दू को सीखें, उर्दू के तई उनकी दिलचस्पी बढ़े। जी बिल्कुल। जो स्कीमें आपने बताई काफ़ी अच्छे स्कीमें हैं साउथ के लोगों के लिए, ख़ास करके जो जनूब हिंद के यहाँ के जो तंजीमें हैं या फिर एनजीओज़ हैं, ये लोग दिल्ली तक नहीं पहुँच पाते हैं। उन्हें कैसे अप्लाई किया जाए, क्या तरीका, क्या ऑनलाइन किया जाए या रास्त तौर पर आपसे मिले, क्या तरीका होगा कि उन्हें जो है ये फ़ायदा डायरेक्ट मिल सके? मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग नहीं पहुँच पाते हैं एनसीपीवेल तक, दिल्ली तक नहीं पहुँच पाते हैं, वो वेबसाइट पे हमारे तमाम स्कीम्स की जानकारी ले सकते हैं। अगर एनसीपीवेल के वेबसाइट पे जाएंगे तो हमारे जितने स्कीम्स हैं उन तमाम स्कीम्स की पूरी तफसील उन्हें मिल जाएगी, किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और अप्लाई करने की तारीख़ कब है। ये तमाम इन्फॉर्मेशंस उसके अंदर मौजूद है। तो आपके टेलीविज़न के ज़रिए मैं तमाम साउथ इंडिया के लोगों को या तमाम उन लोगों को जो एनसीपीवेल तक नहीं पहुंच पाते हैं, दिल्ली तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो हमारे वेबसाइट को अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से उसको समझें और समझ करके जैसा इंस्ट्रक्शन उसमें दिया गया है वैसे ही वो अप्लाई करें। इसके अलावा मेरा एक आखिरी सवाल आपसे कि कर्नाटक हो गया, जैसे साउथ के बहुत सारे रियासतों में, चाहे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में उर्दू एकेडमियाँ हैं जो रियासती हुकूमत की तरफ से चलाई जाती हैं। तो क्या जिस तरह से उर्दू के फ़रोग़ के लिए वहाँ काम हो रहा है, क्या एनसीपीएल भी जो है यह इन एकेडमियों के साथ मिलकर कोई ठोस कदम जो है कोई बड़े पैमाने पे उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम कर सकते हैं? हमको जो सरकार ने ऑर्डर दिया हुआ है वो यही दिया हुआ है कि तमाम रियासतों में जहाँ जहाँ उर्दू एकेडमीज़ हैं या उर्दू सेल्स हैं, उनके कोलैबोरेशन से हम अपने प्रोग्राम को
नाफिज करें उन इलाकों में। तो लेकिन आपको मालूम है कि हर इलाके में, हर रियासत के अंदर उर्दू एकेडमी नहीं है। तो जहाँ जहाँ उर्दू एकेडमी नहीं है, मैं वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करता हूँ, एजुकेशन सेक्रेटरी से मुलाकात करता हूँ और उनसे मैं कहता हूँ कि वो अपने यहाँ उर्दू एकेडमी या उर्दू सेल खोले। मसलन हम झारखंड में कह चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट के तमाम स्टेट में चीफ सेक्रेटरी से मैं मिल चुका हूँ, गोवा के चीफ सेक्रेटरी से मैं मिल चुका हूँ, यहाँ केरला के भी चीफ सेक्रेटरी से मैं बहुत जल्दी ही मिलने वाला हूँ। अंडमान निकोबार के चीफ सेक्रेटरीज और वहाँ के एजुकेशन सेक्रेटरी से टेलीफोन पे मेरी बातचीत हो चुकी है। मार्च में शायद मैं उनसे मिलूँगा और मिलकर मैं उन लोगों से यही कह रहा हूँ कि आप अपने यहाँ उर्दू एकेडमी ज़रूर कायम करें, और अगर मुमकिन नहीं है उर्दू एकेडमी कायम करना तो कम से कम आप उर्दू सेल काम करें, जिनके इश्तराक से, जिनके साथ मिल कर के हम उस स्टेट के अंदर उर्दू के फ़रोग के लिए काम कर सकें। जी बिल्कुल। यहाँ काफ़ी लोगों की तरफ से एक मुतालबा रहा है साउथ में कि रियासत में उर्दू भवन के नाम से कोई एक ऐसी इमारत बनाई जाए जिसमें एक्टिविटीज़ होती रहे। तो क्या एनसीपीओल यहाँ की रियासती हुकूमतों के साथ मिलकर कोई एक ऐसा ठोस कदम उठाए जिससे उर्दू वालों के लिए एक जगह हो, एक उन्हें माहौल मिल सके, एक उर्दू भवन के तरीके से कोई इमारत बनाई जा सके? ये एनसीपीएल का एक ब्रांच, रीजनल ब्रांच हैदराबाद में है, जो पूरी तरह से वहाँ पे वो कारगर है, वहाँ पे काम करता है। और हैदराबाद जो ब्रांच है वो पूरे साउथ के इलाके को वो कवर करता है। डिमांड हर जगह से हमारे पास आता है, जैसे कश्मीर के लोग भी कहते हैं कि वहाँ एनसीपीएल का एक ब्रांच होना चाहिए। आप भी कह रहे हैं कि साउथ में एक ब्रांच होना चाहिए। उसी तरह से नॉर्थ इंडिया में भी लोग कहते हैं कि वहाँ पे भी एक ब्रांच होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि हर स्टेट में एक ब्रांच हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो यहाँ के हर स्टेट के जो मुहिबान उर्दू हैं, उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो एप्लीकेशन लिख करके मुझे भी दे सकते हैं, भारत सरकार को भी दे सकते हैं कि वो ऐसा कोई रीजनल सेंटर हर स्टेट में कायम करे। अगर भारत सरकार हमें कहती है तो हमें खुशी होगी हर स्टेट के अंदर एक रीजनल सेंटर कायम करके। आपके जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मोबाइल ऐप के अलावा ऐसा कोई ख़ास प्रोजेक्ट है? मोबाइल ऐप के अलावा हमने एक कश्मीरियों के लिए पहले से चल रहा था एक पायलट प्रोजेक्ट पेपर मेशी का। अब हमने उसको पूरी ज़ोर शोर से, पूरी बेहतर तरीके से हम उसको चलाने जा रहे हैं। उसमें जो गरीब बच्चे और बच्चियां होती हैं उनको बहुत ही फ़ायदा होता है। तो ये भी हमारा एक काम है। पहले से हमारा एक मोबाइल वैन साउथ में चल रहा है आजकल, जिसमें बहुत सारी किताबें होती हैं और वो किताबें बहुत कम कीमत पर बेचते हैं। हमने सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि हमको 5 और बस चाहिए। सरकार ने एक बस की फ़ौरन मंजूरी दे दी है, तो हम बहुत जल्दी एक और बस खरीदने वाले हैं एनसीपीएल के तरफ से, जो पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हमारी किताबें ले कर के प्रचार प्रसार भी करेंगी और लोगों को हमारी किताबें जो पब्लिश होती हैं वो लोगों तक पहुंचेंगी भी। तो ये भी हमारा एक प्लान है। दूसरी बात ये है कि हमने हर स्टेट में जहाँ जहाँ उर्दू की टीचर्स हैं, हमने कोशिश की है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे उनके लिए एक तरबियती कैंप करूँ। जैसे गोवा में हम करने जा रहे हैं, वहाँ गोवा के जो एजुकेशन सेक्रेटरी है उनसे मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने एक प्रपोज़ल दिया है। तो हम गोवा में भी रिफ्रेशर या ओरिएंटेशन कोर्स उर्दू टीचर्स के लिए करने जा रहे हैं। केरला में भी हम करने जा रहे हैं, जल्दी करेंगे ये। इसके अलावा दूसरे ममालिक से भी, जैसे कि आपको ताशकंद यूनिवर्सिटी से एक डेलीगेशन यहाँ हमारे एनसीपीएल में आए थे, जिसमें वहाँ के वाइस चांसलर या जिसको वहाँ रेक्टर कहा जाता है वो मैडम आई थी, उनसे मेरी बातचीत हुई है। एक एमओयू हम साइन करने वाले हैं। अगर भारत सरकार ने हमें परमिशन दे दिया तो हम उर्दू के फ़रोग का काम विदेशों में भी करने लग जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, ये थे डॉक्टर शेख अकील साहब, जो डायरेक्टर एनसीपीएल के डायरेक्टर हैं, और इनका आज़्म है कि वो न सिर्फ शुमाली हिंद बल्कि जनूबी हिंद में भी जो है बड़े पैमाने पे उर्दू के फ़रोग के लिए काम करें। इसी सिलसिले में वो केरला के दौरे पर आए हैं, साउथ इंडिया के दौरे पर आए हैं, और आने वाले दिनों में इनके कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो उर्दू दाँ के लिए, उर्दू तबके के लिए खुशखबरी से कम नहीं। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, तहज़ीब टीवी,